नमस्कार दोस्तों टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज की स्टोरी किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मसान बेसिकली उत्तराखंड की एक लेजेंड एंटिटी मानी जाती है। और मसान के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये ज्यादातर पानी के किनारे या फिर जंगली एरियो में ज्यादा रहते हैं। वैसे तो मसान एक शैतानी एंटिटी होती है, लेकिन उत्तराखंड में कई जगहों पे मसान की पूजा भी की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि किसी घर में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो लोग अगर मसान की पूजा करते हैं तो उन प्रॉब्लमों से मसान उनकी रक्षा करता है। वैसे तो मसान किसी को परेशान नहीं करता है, किसी के पीछे ऐसे नहीं लगता है, लेकिन अगर किसी ने मसान के साथ में कोई छेड़छाड़ कर दी या उसको परेशान कर दिया तो मसान उस इंसान पे हावी हो जाता है, यहाँ तक कि उसकी मौत की भी नौबत आ जाती है, उसकी जान की भी नौबत आ जाती है। लेकिन जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जहाँ पे ऐसी एंटिटियां होती हैं, जहाँ पे ऐसे मसान वगैरह होते हैं, वहां पे किसी भी इंसान को भरी दोपहर या भरी रात में अकेले नहीं जाना चाहिए। और स्पेशली लड़कियों को अपने खुले बाल या फिर कोई स्ट्रॉन्ग परफ्यूम वगैरह या अपने पीरियड टाइम पे ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ही मसान उनके पीछे लग जाते हैं और उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ है उत्तराखंड की रहने वाली दीप्ति के साथ में, जहाँ पे उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से एक मसान उसके ऊपर हावी हो जाता है। उसकी गलती ना होते हुए भी उससे मसान नाराज हो जाता है और उसके बाद में वो मसान दीप्ति के साथ में कितनी चीजें गलत करता है, उसके ऊपर कितना हावी हो जाता है, यहाँ तक कि दीप्ति की जान की भी नौबत आ जाती है। लेकिन दीप्ति उससे कैसे बच पाती है, कैसे खुद को वो रिकवर कर पाती है, ये सारी चीजें जानेंगे आप आज की स्टोरी में। तो स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और भयानक होने वाली है, तो स्टोरी को अंत तक जरूर सुने। लेकिन स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास में भी कोई रियल इंसिडेंट या कोई मजेदार स्टोरी है तो वो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। हमारे दी गई ईमेल आईडी pankaj32549@gmail.com पर मैं उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में और आप सभी लोगों के सामने लेके आऊंगा। और अब आप मेरे साथ में मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी स्टोरिया शेयर कर सकते हैं, जो कि है मिस्टर पंकज यादव 9। इस पर भी आप मेरे साथ में स्टोरिया शेयर कर सकते हैं और जिसकी भी स्टोरी मेरे को पसंद आएगी उसे मैं 500 रुपए रिवॉर्ड के तौर पे भी दूंगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए सीधा बढ़ते हैं आज की स्टोरी में। आज का जो ये इंसिडेंट है ये हमारे साथ दीप्ति ने शेयर किया है और ये जो भी इंसिडेंट हुआ है वो खुद दीप्ति के साथ में हुआ है। दीप्ति बेसिकली उत्तराखंड की रहने वाली है और जैसा दीप्ति ने हमें बताया, दीप्ति का जो गांव था वो एक जंगल के बीच में बसा हुआ था, जिसके गांव में 15 से 20 ही घर थे। दीप्ति की फैमिली की अगर मैं बात करूं तो दीप्ति की फैमिली में उसके माता पिता और दीप्ति का एक छोटा भाई था। दीप्ति की उम्र करीबन 20 साल के आसपास में थी। दीप्ति ने जैसा हमें बताया कि दीप्ति का जो गांव था वो जंगल के बीच में बसा हुआ था और उसके कारण दीप्ति के गांव में कोई भी बस वगैरह नहीं आया करती थी, यानी उनके गांव में कोई रोड वगैरह नहीं बना हुआ था। उनको किसी शहर वगैरह जाने के लिए भी अपना जो जंगली एरिया था उसको पार करके एक रोड पे जाना पड़ता था, जहाँ पे कुछ बसें वगैरह चला करती थी। और दीप्ति ने हमें बताया जब ये इंसिडेंट उनके साथ में शुरू हुआ तब वो अपनी कॉलेज कर रही थी। जब वो अपनी कॉलेज में जाया करती थी तो उन्हीं के पड़ोस में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था खुशी। वो दोनों साथ में ही कॉलेज में जाया करते थे, यानी वो दोनों साथ में अपने गांव से पैदल पैदल जाया करते थे। उस रोड के ऊपर बीच में जंगली एरिया पड़ा करता था, उस वजह से वो उसके बीच से होते हुए जाया करती थी। जैसे वो रोड पे पहुंचते थे वहां से वो एक बस में बैठकर वो अपनी कॉलेज में जाया करती थी। ऐसे करते करते थोड़ा समय निकलता है कि एक दिन खुशी किसी वजह से अपने घर पे रह जाती है और आज दीप्ति को अकेले कॉलेज में जाना पड़ता है। खैर उसकी डेली की आदत थी तो उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली थी, तो वो अपने घर से निकल जाती है और वो अपनी कॉलेज पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वो 1 से 2 बजे के बीच में वो अपनी उस रोड पे उतरती है, बस से उतरती है और फिर वो वहां से पैदल पैदल जंगल से होते हुए अपने गाँव की तरफ आ ही रही थी कि बीच जंगल में अचानक से उसको एक पेड़ की तरफ कुछ हिलता हुआ नजर आता है। कुछ आवाज से उसको ऐसी सुनाई देती है। अचानक से जब ये आवाज उसको सुनाई देती है तो दीप्ति वहीं पे रुक जाती है और वो उस साइड देखने लग जाती है और उसके पता नहीं उसके मन में क्या आता है और वो एक बार चेक करने के लिए उन पेड़ों की तरफ जाती है कि आखिरकार किस चीज की आवाज उसको सुनाई दी है। लेकिन जब जैसे ही वो वहां पे जाती है अचानक से पता नहीं क्या होता है, दीप्ति वहां से चिल्ला के और दौड़कर सीधा अपने घर की तरफ निकलती है। पता नहीं उसको क्या दिखाई दिया, वहां पे ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से दीप्ति वहां से चिल्लाकर सीधा अपने घर की तरफ दौड़ती है। और जैसे वो अपने घर पे पहुंचती है, घर पहुंचते ही वो अचानक से बेहोश हो जाती है। जब वो बेहोश हो जाती है तो उसके घर वाले टेंशन में आ जाते हैं कि भाई अचानक से इसके साथ में क्या हो गया, कॉलेज से आते ही ये बेहोश कैसे हो गई। उसके बाद में उसके घर वाले उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं। करीबन 15 से 20 मिनट बाद में दीप्ति को होश आता है।
जैसे उसको होश आता है तो उसके घर वाले उससे पूछते हैं कि भाई क्या हो गया, ऐसे चिल्लाते हुए तू घर पे कैसे आई और तू अचानक से बेहोश कैसे हो गई। तो दीप्ति उनकी तरफ इस तरह से देख रही थी जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। और फिर वो उनको बोलते कि मेरे को कुछ भी याद नहीं है, मेरे को सिर्फ इतना याद है कि मैं बस से नीचे उतरी और उसके बाद में मैं अपने घर के तरफ आ रही थी कि अचानक जंगल में मुझे कुछ आवाज सुनाई दी और जब मैं उन पेड़ों की तरफ गई उसके बाद मेरे को कुछ भी याद नहीं है। तो उसकी जो मम्मी है वो थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है और वो सोचते हैं कि शायद इसको किसी की या तो नजर लग गई है या फिर किसी की काली परछाई इसके ऊपर पड़ गई है। उसके बाद में उसकी जो मम्मी होती है वो उसकी नजर उतारने के लिए कुछ अपने प्रोसेस करती है जो उत्तराखंड में की जाती है। वो अपनी जो भी प्रोसेस है वो करती है और उसके बाद में दीप्ति भी अपना खाना पीना खा के और सो जाती है। जैसे दूसरा दिन होता है वो अपने दोस्त के साथ में फिर से कॉलेज जाती है। ऐसे करते करते 5 से 7 दिनों तक इसके साथ में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इसके घर वाले भी सोचते हैं कि शायद हो सकता है इसके कोई नजर वगैरह इसको लग गई थी और हमने जो प्रोसेस की है उसके बाद में इसको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। और ऐसा ही दीप्ति के साथ में था। 5 से 7 दिन तक दीप्ति के साथ में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन उसके बाद में एक दिन फिर जो खुशी थी उसके पड़ोस वाली लड़की थी उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो फिर से अपनी कॉलेज में नहीं जा पाती है। और आज फिर से दीप्ति अकेली अपनी कॉलेज में जाती है। और जैसे ही वो शाम को अपने घर के लिए वापस लौट रही थी उसी जंगल के बीच से, उसको पता नहीं फिर से क्या होता है और वो फिर से चिल्लाते चिल्लाते अपने घर पे आती है। और घर पे आते ही वो फिर से बेहोश हो जाती है। फिर से बेहोश होने के बाद में उसके घर वाले फिर से उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद में फिर से जब दीप्ति से पूछा जाता है कि भाई क्या हो गया, तो दीप्ति को फिर से आज कुछ भी याद नहीं था। अब उसकी मम्मी थोड़ी और टेंशन में आ जाती है और वो फिर ये सोचती है कि शायद इसको किसी की नजर तो नहीं लगी, शायद हो सकता है इसके ऊपर कोई ना कोई तो काली परछाई आ गई है। खैर उसके बाद में 1-2 दिनों तक दीप्ति अपनी कॉलेज में नहीं जाती है और उसके बाद में उसकी कॉलेज की छुट्टियां भी पड़ जाती हैं। दीप्ति को अपना जो शरीर था वो थोड़ा भारी भारी महसूस होने लग गया था, यानी वो खुद को थोड़ा सा बीमार बीमार महसूस करने लग गई थी। उसका किसी भी चीज को मन नहीं कर रहा था, ना ही बाहर घूमने का मन कर रहा था, ना ही कुछ खाने पीने का मन कर रहा था। तो उसके बाद में दीप्ति अपनी फैमिली को बोलती कि मैं कुछ दिन के लिए अपने मामा के घर पे जाना चाहती हूँ और वैसे भी कॉलेज की छुट्टियां पड़ चुकी हैं। तो उसके घर वाले भी सोचते हैं कि शायद बच्चे का दिमाग यहाँ पे थोड़ा सा खराब हो चुका है, इसकी तबीयत भी थोड़ी यहाँ पे खराब चल रही है, इसके साथ में ऐसी कुछ चीजें चल रही हैं, तो इससे अच्छा यही होगा कि इसको कुछ दिनों के लिए इसके मामा के घर पे भेज दिया जाए। और उसके बाद में इसकी फैमिली वाले ऐसा ही करते हैं। दीप्ति के जो पापा थे वो दीप्ति को इसके मामा के घर पे जाने वाली बस में बैठा के आते हैं। इसके मामा एक शहर में रहा करते थे जहाँ पे दीप्ति वहां पे चली जाती है। जैसे वहां पे दीप्ति जाती है तो अपने मामा के जो बच्चे लोग हैं उनसे वो मिलती है, थोड़ी देर उनसे बातें बातें करती है। और जैसे शाम का समय होता है तो दीप्ति के मामा अपने बच्चों को लेके और दीप्ति को लेके बाहर घूमने के लिए जाते हैं। उसके बाद में बाहर ही वो खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खा के वो करीबन 9 बजे के आसपास में अपने घर पे आ जाते हैं। घर पे आने के बाद ये सारे लोग एक ही जगह पे सोते हैं। आप लोग भी इस चीज से रिलेट करोगे, जब भी आप अपने मामा के घर पे जाते हो तो आप सभी लोग एक ही जगह पे सोते हो, आपस में बातें बातें करते हो। ऐसे ही दीप्ति और इसके मामा के बच्चे और इसके मामा वगैरह सभी एक ही जगह पे सोए हुए थे। रात के करीबन 11:30-12 बजे के आसपास का समय हुआ था कि अचानक दीप्ति जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। जब ये चिल्लाने लग जाती है तो इनकी सभी की नींद खुल जाती है और इसके मामा दीप्ति का जो चेहरा है, दीप्ति का जो मुंह है, उसको पकड़ लेते हैं कि भाई अड़ोस पड़ोस में इसकी आवाज जाएगी तो पता नहीं अड़ोस पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे। वो इसको शांत करवाने की कोशिश करते हैं लेकिन दीप्ति शांत नहीं होती है। इतनी देर में दीप्ति की जो मामी थी वो अंदर जाती है और अपने मंदिर से एक गंगा जल लेके आती है। उनको इन चीजों का आभास हो गया था कि शायद दीप्ति के साथ में कुछ ना कुछ तो गलत है और वो गंगा जल लाके दीप्ति के ऊपर उसको छिड़कती है। जैसे दीप्ति के उसके ऊपर छिड़कती है तो दीप्ति अचानक से शांत हो जाती है। जैसे दीप्ति शांत हो जाती है तो वो अपने चारों तरफ देखती है तो उसके मामा, उसकी मामी, नाना नानी वगैरह और जो वहां पे बच्चे थे वो सारे उसके आसपास में खड़े थे। तो दीप्ति उनको हैरान होकर देखती है और फिर उनको बोलती है कि आप लोग ऐसे मेरे पास में क्यों खड़े हो। तो उसके मामा उसको बताते हैं कि तेरे को क्या हो गया था, तो अचानक से क्यों चिल्ला रही थी। तो दीप्ति बोलती कि मैं कब चिल्लाई, यानी दीप्ति को अभी भी कुछ याद नहीं था कि अभी अभी दीप्ति के साथ में क्या हुआ है। खैर उसके बाद में दीप्ति की मामी सबको बोलती कि आप लोग सो जाइए, कुछ भी नहीं हुआ, बच्ची है, घबरा के डर गई होगी, सपने में उसको ऐसा कुछ सपना आ गया होगा जिसकी वजह से ये डर गई है। उसके बाद में दीप्ति को सुलाया जाता है लेकिन दीप्ति उनसे बोलती है कि मेरे को वॉशरूम लगी है और मैं वॉशरूम करके आती हूँ। तो दीप्ति अपनी जगह से खड़ी होती है और वो वॉशरूम की तरफ जाती है। जनरली पहले ऐसा ही होता था, जो वॉशरूम वगैरह होते थे वो घर के बाहर बने होते थे और जो वॉशरूम के जो गेट होते थे
वो आप लोगों को पता है एल्युमिनियम के होते थे, यानी पतली सी एल्युमिनियम की परत होती थी। ऐसे गेट बने होते थे। खैर दीप्ति वॉशरूम के अंदर जाती है और वो अंदर से गेट लॉक कर लेती है और फिर उसके बाद में अचानक से दीप्ति को पता नहीं क्या होता है, वो वॉशरूम के गेट को अपने पैरों से मारने लगती है, उस गेट को पैरों से मारने लगती है और थोड़ी देर बाद में वो उस गेट को तोड़कर बाहर निकलती है। अब एक लड़की एक गेट को तोड़ के बाहर निकलती है तो जो उनके मामा वगैरह थे उनका रिएक्शन क्या होगा। सभी लोग उसके पास में दौड़कर आते हैं और जब उसके पास में वो दौड़कर आते हैं तो वो क्या देखते हैं, दीप्ति एक अजीब सी स्माइल उनकी तरफ दे रही है और जो दीप्ति की आंखें हैं वो ऊपर की तरफ चढ़ चुकी हैं और दीप्ति उनकी तरफ देख के ये बोल रही है कि ये लड़की क्या सोच रही है, ये मेरे से इतनी दूर आ जाएगी तो मैं इसको छोड़ दूंगा। इस लड़के को बोलो कि ये यहाँ से वापस अपने घर पे चली जाए, नहीं तो मैं इस लड़के को जान से मार दूंगा। जब ये दीप्ति के मुंह से आवाज आती है तो दीप्ति के मामा और मामी बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और उसके बाद में दीप्ति की मामी फिर से उसके ऊपर गंगा जल छिड़कती है और उसके बाद में कहीं जाके दीप्ति शांत होती है। फिर दीप्ति के मामा सीधा दीप्ति के माता पिता के पास में कॉल करते हैं, उनको ये सारी चीजें बताते हैं कि ये सारी चीजें इसके साथ में चल रही हैं। तो फिर उधर से दीप्ति के पापा भी बोलते हैं कि हाँ, पिछले कुछ दिनों में दीप्ति ने ऐसी हरकतें यहाँ पर भी की है। उसके बाद में दीप्ति के मामा जैसा ही दूसरा दिन होता है दीप्ति को लेके वो उसके घर की तरफ निकलते हैं, क्योंकि भाई अगर यहाँ पे दीप्ति को कुछ हो जाएगा तो पता नहीं उसके घर वाले क्या सोचेंगे। इस वजह से दीप्ति को लेके वो उनके घर की तरफ निकलते हैं। जैसे वो दीप्ति के गांव वाली बस में बैठ के जा रहे थे तो दीप्ति जो थी वो विंडो सीट की तरफ बैठी थी और इधर दीप्ति के मामा बैठे थे, वो अपना मोबाइल वगैरह कुछ चला रहे थे कि अचानक दीप्ति के मामा की नजर जाती है दीप्ति के ऊपर। तो जैसे वो दीप्ति की तरफ देखते हैं तो दीप्ति उनकी तरफ ही देख रही थी और एक अजीब सी मुस्कुराहट उनकी तरफ कर रही थी और फिर से उसकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ी हुई थी। तो दीप्ति के मामा फिर से घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि ये इस बस में ना हंगामा मचा दे और वो फिर उसको हिलाने की कोशिश करते हैं और होश में लाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही दीप्ति अपने होश में आती है तो दीप्ति अपने मामा की तरफ देखती है और उनको बोलती है कि क्या हो गया। तो दीप्ति के मामा उसको कुछ भी नहीं बताते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि शायद अभी मैं इसको इस बारे में बता दूंगा तो शायद हो सकता है ये फिर से कोई हंगामा यहाँ पे क्रिएट कर दे। इस वजह से वो कैसे न कैसे करके दीप्ति को उसके घर पे लेके पहुंचते हैं। इधर जब वो घर पे पहुंचते हैं तो दीप्ति के जो घर वाले थे वो उन्हीं के गांव में एक पंडित जी रहा करते थे, वो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जो पंडित जी थे वो ऐसी चीजों से डील करना जानते थे। जैसे वो उन पंडित जी से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो पंडित जी कुछ काम के लिए बाहर गए हुए हैं गांव से और वो कल सुबह आएंगे। तो ये लोग भी सोचते हैं कि शायद रात ही तो गुजारनी है, एक रात गुजार लेते हैं, एक रात में क्या ही होगा। लेकिन जो आज रात दीप्ति के साथ में होने वाला था वो दीप्ति ने भी कभी नहीं सोचा था और ना ही उसके घर वालों ने कभी भी सोचा था। खैर जैसी रात होती है तो दीप्ति के पास में उसकी मां सोती है। करीबन रात के 11:30-12 बजे के आसपास का समय हुआ था। दीप्ति ने जैसा हमें बताया, दीप्ति को ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई उसके पास में आया है। उसके पास में आने के बाद में कोई उसके धीरे धीरे करके उसके कपड़े निकाल दिया है और निकालने के बाद में उसके साथ में कोई इंटीमेट हो रहा है, कोई शारीरिक संबंध बना रहा है। ये सारी चीजें दीप्ति को महसूस हो रही थी, लेकिन दीप्ति कुछ भी नहीं कर पा रही थी, ना ही वो कुछ बोल पा रही थी तो ना ही वो खुद को हिला पा रही थी। और बाजू में उसकी मम्मी भी सो रही थी, लेकिन उनको भी कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। और ये चीजें करीबन आधे पौने घंटे तक चलती है और उसके बाद में दीप्ति अचानक से हंसने लग जाती है। जैसे वो हंसने लग जाती है तो उसकी माँ की आंखें खुलती है और जैसे उसकी माँ की आंखें खुलती है और वो दीप्ति की तरफ देखती है तो वो क्या पाती है, दीप्ति के शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं है और दीप्ति के प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा है और उसके साथ साथ ही उसके चेस्ट पे, उसके गले के आसपास से पता नहीं कैसा ब्लड निकल रहा है, जैसे किसी ने उसके ऊपर अटैक किया है, किसी ने उसके शरीर पे अपने नाखून चुबा दिए हैं। जब ये सारी चीजें दीप्ति की माँ देखती है तो वो फटाफट दीप्ति को कपड़े पहनाती है और उसके बाद में वो सभी घर वालों को बुलाती है। सभी घर वाले जब वहां पे पहुंचते हैं तो वो क्या देखते हैं, दीप्ति हंस रही है और उसकी आंखें फिर से ऊपर की तरफ चढ़ रही है। और फिर दीप्ति बोलती है कि इस लड़की ने मेरे को परेशान किया है, इस लड़की को मैं नहीं छोड़ूंगा, इस लड़के के साथ में अब मैं क्या क्या करता हूँ ये सारी चीजें आप लोग देखोगे। इस लड़की को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसको मैं अपने साथ में ले जाऊंगा, क्योंकि जो इस लड़की ने गलती की है इस गलती की सजा इसे मैं बहुत ही बुरी दूंगा। ये सारी चीजें दीप्ति बोलती है तो दीप्ति की माँ फटाफट खड़ी होती है, वो अपने मंदिर में जाती है और फिर से वो एक गंगा जल लेके आती है। और उसके बाद में उसकी माँ दीप्ति के ऊपर जब गंगा जल छिड़कती है उसके बाद में दीप्ति अचानक से बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद में उसके घर वाले उसको फिर से होश में लाने की कोशिश करते हैं,
क्योंकि वो दीप्ति को सुलाना नहीं चाहते थे, क्योंकि सोने के बाद में उसके साथ में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। कैसे न कैसे करके वो फिर से दीप्ति को होश में लाते हैं। होश में लाने के बाद में वो सभी लोग पूरी रात जगते हैं और दीप्ति को भी जगाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो वो सभी लोग उन्हीं पंडित जी के घर पे जाते हैं। घर पे जाने के बाद में वो सारी चीजें उन पंडित जी को बताते हैं कि कैसे कैसे दीप्ति के साथ में पिछले दिनों से दिक्कतें चल रही हैं, ये सारी हरकतें दीप्ति कर रही है। उसके बाद में वो पंडित जी, उनके पास में कुछ जल था, उस जल में वो कोई चीज मिलाते हैं और वो दीप्ति को पिलाते हैं। जैसे ही दीप्ति उस जल को पीती है, अचानक से दीप्ति में फिर से पोजीशन आ जाता है और जैसे ही वो पोजीशन आता है तो दीप्ति की आंखें फिर से ऊपर की तरफ चढ़ जाती है और फिर वो जोर जोर से हंसने लग जाती है। और उसके बाद में वो पंडित जी बोलते हैं कि तू कौन है और इस लड़की को क्यों परेशान कर रहा है। लेकिन दीप्ति सिर्फ एक ही चीज बोलती है कि इस लड़की ने मेरे को परेशान किया है, इस लड़की को मैं बहुत ही बुरी सजा दूंगा और इस लड़की को मैं मौत के घाट पे उतारूंगा। और उसके बाद में वो पंडित जी, वो जो जल था उनके पास में, वो और जल उसके ऊपर छिड़कते हैं और जैसे वो जल छिड़कते हैं तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उस एंटिटी को ठेस पहुंच रही है, यानी उसको दर्द महसूस हो रहा है। और उसके बाद में दीप्ति के मुंह से आवाज निकलती है कि मैं तुम्हारे गांव के जंगल में रहता हूँ और किसी ने मेरी पूजा की थी और मेरे को भोग चढ़ा के गया था और मैं वो भोग ही खा रहा था कि अचानक से ये लड़की मेरे पास में आ जाती है और मेरे को परेशान कर देती है। जब मैं भोग खा रहा था तो मेरे को डिस्टर्ब कर देती है और यही चीज मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और अब मैं इस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ूंगा और इसके साथ में ऐसी ऐसी गलत चीजें करूंगा इस लड़की ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और ऐसा कह के वो अचानक से दीप्ति वहां पे बेहोश हो जाती है। और उसके बाद में पंडित जी इन सभी को बताते हैं कि इस लड़की के ऊपर एक मसान की एंटिटी हावी हो चुकी है। ये लड़की जब जंगल से आ रही थी तो वहां पे किसी ने उस मसान को भोग चढ़ाया था जो कि वो ग्रहण कर रहा था और ये लड़की उसके पास में चली जाती है और ये मसान डिस्टर्ब हो जाता है। और उस टाइम पे दीप्ति के पीरियड टाइम भी आए हुए थे और उसी दौरान वो मसान इसके ऊपर हावी हो जाता है और वही इसके साथ में ऐसी गलत गलत चीजें कर रहा है और वो इसको अपने साथ में ले जाना चाहता है। खैर उसके बाद में पंडित जी फिर से दीप्ति को होश में लाने की कोशिश करते हैं और वो फिर से उसके ऊपर जो अपना जल था वो छिड़कते हैं। कुछ बबूती वगैरह उनके पास में थी वो उसके सर पे लगाते हैं और फिर कुछ वो मंत्र वगैरह वहां पे बोलते हैं। लेकिन जो वो मसान था वो बिल्कुल भी उस लड़की से बाहर जाने का नाम नहीं ले रहा था, यानी वो दीप्ति को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाह रहा था। वो उसको अपने साथ में ले जाने की कोशिश ही कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो पंडित जी अपनी प्रोसेस करते रहे उसके बाद में वो मसान आखिर में उनको बोलता है कि ठीक है मैं इस लड़के को छोड़ दूंगा लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। तो उसके बाद में वो पंडित जी बोलते हैं कि हाँ बताओ हम क्या कर सकते हैं। तो वो मसान बोलता है कि जैसे उन लोगों ने मेरी पूजा करके मेरे को भोग चढ़ाया था ऐसे तुम लोगों को मेरी पूजा करके मेरे को भोग चढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद में ही मैं इस लड़के को छोड़ूंगा। उसके बाद में वो पंडित जी बोलते हैं कि ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। उसके बाद में ये सभी घरवाले और वो पंडित जी ऐसा ही करते हैं, एक छोटी सी पूजा करते हैं उस मसान के लिए और वही भोग लेके उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे दीप्ति गई थी और वहां पे वो भोग चढ़ा के ये लोग वापस आ जाते हैं। उसके बाद में वो पंडित जी थोड़े ताबीज वगैरह भी दीप्ति को पहनाते हैं और उसके बाद में कहीं जाके दीप्ति को इन चीजों से आराम मिल पाता है, वो धीरे धीरे करके रिकवर कर पाती है। दीप्ति ने जैसा हमें बताया उस दिन बाद में वो मसान तो उसको कभी दिखाई नहीं दिया, ना ही उसके साथ में कुछ गलत चीजें उसने की। लेकिन जो ये इंसिडेंट उसकी गलती मानो या अनजाने में उसने की है, लेकिन जो ये इंसिडेंट उसकी लाइफ में हुआ था ये आज भी जब वो याद करती है तो उसकी रूह कांप जाती है। लेकिन उसके बाद में दीप्ति बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसके बाद से आज तक दीप्ति कभी भी भरी दोपहर या फिर भरी रात को उस रास्ते से अकेली जाने की कभी भी गलती नहीं करती है। आज उनके गांव में रोड वगैरह सब कुछ बन गया है लेकिन दीप्ति आज भी अकेले जाने से उस रास्ते से डरती है। खैर आप लोगों से ये गलती ना हो इसलिए मैं आपको यही सीख देना चाहूंगा, स्पेशली लड़कियों को मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे सुनसान इलाकों में या फिर पानी के किनारे अपना जो भी खुले बाल वगैरह ना रखें, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम ना लगाएं या पीरियड टाइम जब लड़कियों का आया होता है उस टाइम पे तो घर से बाहर निकलने की कम से कम कोशिश करें, क्योंकि ऐसी एंटिटियां पता नहीं किस जगह पे होती हैं और वो आपके ऊपर हावी भी हो सकती है। खैर स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में मेरे को जरूर बताइएगा। अगर स्टोरी आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर ऐसी स्टोरी आपको सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको फायदा ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो नई स्टोरी अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत पहुंच जाएगा। और अगर आपके पास में कोई रियल इंसिडेंट या कोई मजेदार स्टोरी है तो वो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। हमारे दी गई मेल आईडी pankaj32549@gmail.com पर मैं उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में और आप सभी लोगों के सामने लेके आऊंगा। और अब आप मेरे साथ में मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं
जो कि है मिस्टर पंकज यादव 9। इस पर भी आप मेरे साथ में स्टोरी शेयर कर सकते हैं और जिसकी भी स्टोरी मेरे को पसंद आएगी उसे मैं 500 रुपए रिवॉर्ड के तौर पे दूंगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो भी स्टोरियां मेरे पास में आती हैं उनको मैं सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट और आपको सीख देने के लिए नरेट करता हूं। ऐसी कोई भी चीज इस दुनिया में होती है या नहीं होती है, ऐसी चीजों पे मैं बिल्कुल भी दावा नहीं करता हूं। और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका इतना ज्यादा प्यार देने के लिए, मेरी स्टोरियों को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी में। धन्यवाद।